मैं पहले बोला जी हम तो सोच ही लिया ये मौत का सिवा कुछ इनका तो पता नहीं, लेकिन हम लोग तो परेशान हो गए थे यार, कैसे होगा क्या होगा। मेरे शरीर में तो हाथ से पानी तक नहीं उठा पा रही थी अपना, क्योंकि दर्द होता था बहुत। ये लोग मुझसे देख के मुझे एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मुझे देख के लोग अलग से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लोग मेंटली इतना टूट जाते हैं क्योंकि वो भी थक चुके होते हैं सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते। जो जैसे बोला मैंने वैसा ही किया। तो कहीं झाड़ फूक कहीं कुछ मैं करते ही गया। लगभग 8 लाख रुपए मैंने खर्चा किया। कई बार इतनी हालत खराब हो जाती है कि देखा जाए तो बॉडी से हल्का हल्का स्मेल भी आ रहा था। मन में ये चल रहा था जी अब ये ठीक होने वाला नहीं। मैं जितने डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर ने सिर्फ ये बोला आप जितना जब तक आप जिंदा रहोगे, हयात में रहोगे, तब तक आपको दवाई खाना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या प्रॉब्लम है, तो उनको जो बताता है वो कर लेते हैं बिना ये सोचे कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। मेरे बस यही चला थी हो क्या गया है मुझे। जब मैं शुरू डॉक्टर के पास गई तो बोले कि हाँ हो जाता है, क्या कारण से हुआ कैसे हुआ कोई खुल के नहीं बताया। तो अपने में माइंड में चलता रहता कि अरे कैसे हो गया मुझे, क्या हो गया, ठीक होगा भी कि नहीं होगा। पूरा पढ़ाई वगैरह सब कुछ बंद था। फिर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता था। हाँ मतलब पहले तो हम उसको चाकू से काटता था। पूरा पैरों में लगता खून और खून में नजर आता था। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न था। मैंने अपनी फैमिली से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और मैंने अपने प्रोडक्ट्स अलग कर लिए काफ़ी सारे। तो उस टाइम पे एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन आ गया। कई बार ये इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि ये सब भूल जाते हैं, खाना पीना, सोना जगना। इनफैक्ट ये इतना यूजलेस फील करते हैं। कई लोगों को तो सुसाइडल थॉट्स भी आने लग गए क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि वो क्या फेस कर रहे हैं। और मतलब ये बीमारी कैसे हुआ क्या, क्योंकि कोई अच्छे से बताया नहीं। तो हमने कभी ये बारे में सुना ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था ये चीज़ें होती क्या हैं। मैं बहुत टेंशन में था क्या होगा। मैं ये सोचता था मौत का सिवा कुछ। हम भी परेशान थे भाई, ऐसा कौन सी बीमारी है, क्योंकि परिवार में किसी को नहीं है परिवार में। लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी। पूरी दुनिया में लगभग 2% लोग इसी परेशानी से गुजरते हैं, जूझते हैं, जिसे सोरायसिस कहते हैं। ये सोराइसिस है जिसे हम सोरायसिस बोलते हैं। सोरायसिस। और मैं सोरायसिस के लिए बहुत परेशान हूँ। हाँ जब मैं बीमारी हुआ था, ये बीमारी सोरायसिस, तो मैं उसके बाद फिर मैं बाहर में आया, परदेश में। मैं अकेला हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। इंडिया का हर कोने कोने गया, डॉक्टर दिखाया। शुरू में मेरे को पता नहीं था सोरायसिस क्या है, तो डॉक्टर भी ठीक से बोल भी नहीं पाता था। तो फिर मैं क्या करूँ, बहुत टेंशन में हूँ। और मैं कभी सोचा भी नहीं जी मेरे को ये अभी ठीक हो जाएगा। मैं इतना टेंशन में था, लग रहा है मौत के सिवा कुछ नहीं है। मैं इतना टेंशन में था। तो 2014 से लेकर 2024 तक यानी 10 साल इतना पैसा खर्चा किया, जो जैसे बोला मैंने वैसा ही किया। तो कहीं झाड़ फूक कहीं कुछ मैं करते ही गया। लगभग 8 लाख रुपए मैंने खर्चा किया। हाँ मैं परेशानी में था, जो जैसे बोला मैंने वैसा ही किया। क्योंकि ये पेशेंट को देखो आप 10 साल से इतना परेशान है कि तरह तरह का इलाज वो ले चुका है, अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी उसने लगा दी है, इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए, जो जैसा बोलता है ये वो करता है, और 10 साल से वो बीमारी से निकल ही नहीं पा रहा है। तो वो इंसान परेशान नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब पहले तो हम उसको खुजली से ना चाकू से काटता था। पूरा पैरों में लगता खून और खून में नजर आता था, तो आराम मिलता था। उसके बाद जलन होता था, थोड़ा आराम मिलता था। उसके बाद फिर क्या करो, फिर कुछ दिन फिर गर्म पानी से भी, जो नीम का पत्ता नहीं होता है, उसी पत्ता से गर्म पानी करके मैं धोता था, उसको थोड़ा आराम मिलता था। वो तो कीटा है, मतलब कीटाणु है ना, कीड़ा है। पेशेंट को इतनी खुजली फील होती है कि वो खुजा के खून निकाल लेते हैं। जब खून निकल जाता है तो वहाँ पे पस पड़ जाता है, सूजन आ जाती है और उनकी स्किन
और डैमेज हो जाती है। बट ये जो खुजली है ये इतनी होती क्यों है सोरायसिस में? क्योंकि जो टॉक्सिन्स हैं वो स्किन पे ही एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ऑल्सो ड्राइनेस ऑफ द स्किन भी होती है, पैचेस वहाँ पे इन्फ्लेम्ड है, ड्राई है, मॉइस्चर है नहीं। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे खुजली बढ़ती जाती है और पेशेंट को वो बहुत डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। मैं पहले बोला जी हम तो सोच ही लिया ये मौत का सिवा कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। कि लोग मुझसे देख के मुझे एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मुझे देख के लोग अलग से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो रही थी। सडनली 2 साल पहले मैंने क्या डिस्कवर किया कि मेरी बॉडी में हाथों पे और पैरों पे छोटे छोटे पैचेस आने लग गए। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मेरी फैमिली को भी समझ नहीं आया। तो मैंने और मेरी वाइफ ने इस चीज़ को समझा कि एक नॉर्मल एक हमारा स्किन डिसऑर्डर है, कोई स्किन इन्फेक्शन है, क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग रहती है तो हो सकता है कहीं वेदर चेंजेस हैं या कुछ भी है, उसका इम्पैक्ट पड़ा है स्किन पे। तो हमने डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट किया और हमने जो है नॉर्मल ऑइंटमेंट्स वगैरह ली और जो है उसको हमने एक एज अ नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन ट्रीट करना शुरू किया। ऐसे करते करते हमारे को कम से कम जो है हमारा 1 साल से ऊपर वेस्ट हो गया और ये चीज़ जो है क्योर होने के बजाय और बढ़ती चली गई। क्योंकि आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सही ट्रीटमेंट ले भी रहे हो या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार इन्हें ऐसी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ जाती हैं जो इन्हें किसी को बताते हुए भी शर्म आती। तो एक लोवेस्ट पॉइंट मेरा ये हो गया था, क्योंकि जब मैं होटल्स में जाता था तो वहाँ पे वाइट बेडशीट होती है, तो जब भी मैं सवेरे उठता था तो स्किन झड़ने लगती थी मेरी। नेचुरली स्किन झड़ती है, सोरायसिस जब होता है तो उसमें लेयरिंग होती है और आपकी स्किन झड़ती है। तो मैं जब उठता था तो क्योंकि वो वाइट बेडशीट होती थी तो उस पर स्किन के जो मेरे फ्लेक्स थे वो पूरे बेडशीट पे होते थे। और जब मैं उठता था तो सवेरे सवेरे वो देख के कहीं ना कहीं मेरे को एक वो जो है बड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता था, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत करते हैं और जब कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करती है। तो मुझे उठ के फिर पूरी बेडशीट साफ़ करनी पड़ती थी ताकि कोई स्टाफ जो है वो इस चीज़ को रेज़ ना करे कंसर्न को, तो और उसे क्लीन करके मुझे उसको जो है वेस्ट में डालना पड़ता था। और काफ़ी वो जो फेस था मुझे बड़ा मुश्किल फेस था वो, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग पे होते हैं इस तरह की कोई चीज़ आपके सामने आती है तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ा सा एक जो है डिस्टर्बिंग थी। पेशेंट्स ये भी बताते हैं कि ऐसा कौन सा डॉक्टर है जिस पर वो गए ना हो, इवन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गए, कई बार अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाके, लेकिन आज तक उनको वो गाइडेंस ही नहीं मिला, उनको वो क्लैरिटी ही नहीं मिली कि बेसिकली उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। वो यही सोचते रहे कि स्किन में प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई स्किन का एलर्जी है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट लेते रहे और फिर वो प्रॉपरली ठीक हुआ भी नहीं। तो बहुत ही उनको ये एम्बिगस रहा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ है, कभी उन्हें गाइडेंस प्रॉपर मिला ही नहीं। और जब मैं उस चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था तो वो कहीं ना कहीं मेरे को वो एक बैक ऑफ द माइंड जाके वो कहीं ना कहीं चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही थी कि लोग मुझसे देख के मुझे एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मुझे देख के लोग अलग से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस भी रख रहे थे कि यार पता नहीं क्या एलर्जी है, हमें तो नहीं हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आप देखें, मैं अगर जब सैलून पे भी जाता था तो सैलून पे भी मतलब एक सिचुएशन ये आ गई थी कि उसने मेरी जो भी किड्स हैं वो सारी अलग करवा दी थी कि सर बाकी कोई और लोग इसको ऑब्जेक्शन ना करें। तो वो मेरे लिए बहुत एक साइकोलॉजिकली जो है एक टफ टाइम था जिसको मैं बिल्कुल भी अकेले डील नहीं कर पाया। सबसे पहले तो मेरे स्कैल्प में हुआ था, रूसी के जैसा बाल में हो रहा था। तो अपने नियर में ही क्लिनिक को दिखवाया डॉक्टर से, तो वो बोल दिए कि वो आपका वो फंगस है। उसका ट्रीटमेंट चला कुछ 15 दिन और उनका दवाई लेते ही मेरे पूरे सर में फैल गया। फिर उनका दवा छोड़ने के बाद मैं तुरंत हेमोपैथिक डॉक्टर के पास गई। उनके पास भी दवाई मेरा कम से कम 9 महीने तक चला, बट ठीक हुआ। मतलब पैचेस क्या बोलते पपड़ी बनना कम हुआ था, लेकिन और पूरा बॉडी में फैलते गया। लास्ट में बहुत ज़्यादा फैलने के बाद तो मतलब जो मेरा सोरायसिस था वो क्रोनिक हो गया, पेनफुल भी हो गया, बहुत दर्द होता था। एंड में वो बोल दिए कि हमसे नहीं होगा, आप कहीं बाहर जाके दिखवाओ। सबको नॉलेज भी नहीं होती कि ये होता क्या है।
पेशेंट आते हैं मेरे पास जो फंगल का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या डायग्नोसिस ही नहीं बने होते हैं या दवाइयाँ कुछ और खा रहे होते हैं, बीमारी क्या होती है, तो बेसिकली ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है उन्हें समझ ही नहीं आता, और जहाँ से वो ट्रीटमेंट लेते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता कि ये बीमारी क्या है। तो वहाँ से भी जब वहाँ पे लास्ट में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हो गया, पिचिस वगैरह, घाव वगैरह, मतलब बहुत ज़्यादा टाइप से, मतलब देखा जाए तो बॉडी से हल्का हल्का स्मेल भी आ रहा था। उस टाइम पूरा घर वाले परेशान हो गए, अब बहुत हेवी टाइप्स हो गया, अब क्या करना है। डॉक्टर भी लास्ट में बोल दिया कि हम, मतलब डॉक्टर से जाके मतलब लास्ट में बस लड़ाई भी हो गया एक प्रकार से। लास्ट में बोल दिया कि आपको बुलाने थोड़ी आए थे हम लोग, इस टाइप से। जब वो बाहर निकलती थी तो उससे पहले तो वो अपनी बॉडी को पूरा कवर करती थी कि कहीं कोई देख ना ले कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। एज वेल एज उन्हें ये भी लगता था कि अब इतनी टेंशन हो गई है बीमारी को लेके कि वो अपना पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लगा पा रही है, बहुत लैक ऑफ कंसंट्रेशन बना रहता था। तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी मेंटली भी, और वैसे भी वो अपने करियर वाइज में भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी इसी प्रॉब्लम की वजह से। जब बीमारी हुआ तो इसके वजह से हम पूरा वीकनेस हो गया। इसके बाद से पढ़ाई लिखाई तो पूरा बंद ही हो गया, और मन में एक चीज़ आता था कि यार ठीक होंगी या नहीं हो पाऊंगी, या ज़िंदगी भर अब ऐसा ही रहेगा। तो एक चीज़ मन में लगा रहता था कि अब मेरा लाइफ ख़त्म हो गया। पहले मैं दवाई लगाती, पट्टे पे पैर रख के दिन भर रहना पड़ता था, और रात को पट्टे, स्टडी टेबल होती है उसके नीचे पट्टा रख के फिर रजाई ढकती थी। काम नहीं होता था, चला नहीं जाता था। बीच में बच्चे भी यही थे, डॉटर जॉब करती है, वो उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, वो भी साथ में ही थी। तो उसने कहीं नेट पे देखा कि भाई इतना परेशान हो रही मम्मी, तो क्यों ना और को ढूंढा जाए। तो ऑनलाइन बात करके बच्ची ने मेडिसिन मंगा ली, लेकिन उससे क्या हुआ, बहुत एक्साइटेड हो गया पूरा, मतलब पैर पूरा ऐसा लगा पता नहीं क्या होगा, काटना पड़ेगा, क्या होगा। हम लोग खुद भी बहुत परेशान थे, और इवन इतने परेशान हो गए थे कि अभी रातों रात हमको जाना है डॉक्टर के पास में। मतलब इतने घबरा गए थे हम, क्या होगा। जब हमारी हालत थी तो इनकी क्या हालत हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। शुरू में इन्होंने हमारा ट्रीटमेंट लिया तो इनकी बीमारी फैल के और बढ़ गई, जिससे वो घबरा भी गए। बट होता क्या है, जब आप पुराना ट्रीटमेंट छोड़ देते हो, लेट सपोज आप कोई अंग्रेजी दवा ले रहे हो, कोई स्टीरॉयड ले रहे हो, वो आप छोड़ देते हो और उसको एकदम छोड़ के आप दूसरी चीज़ पे शिफ्ट होते हो, तो उस दवाई को छोड़ने की वजह से बीमारी थोड़ी सी बाहर आती है, क्योंकि वो बैरियर हट जाता है, वो सप्रेसेंट हट जाता है, जो फिर से भटके आपकी बीमारी को ब्लास्ट करा देता है। और इस रीज़न की वजह से शुरू के दिनों में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन या सोरासिस बढ़ जाता है और पेशेंट घबरा जाते हैं, जो कि उन्हें नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो स्टेरॉइडल या और किसी दवा का असर खत्म होगा, हमारी दवाइयाँ काम करना शुरू करेंगी, तो ये धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उनका ये था कि परहेज आपको करने पड़ेंगे। जो पहली कंडीशन थी परहेज की थी, तो परहेज में इन्होंने काफ़ी परहेज की, काफ़ी क्या मतलब कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी बोलो कुछ भी नहीं खाया। रोटी भी एकदम सूखी रोटी खाना, दूध में गला के खाना, या ऐसी पतली सी दाल बिना नमक मिर्च तेल खटाई, कुछ नहीं। काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। अक्सर मैंने ये देखा है, जब पेशेंट से बात करते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि डाइट का भी बहुत मेजर रोल होता है ट्रीटमेंट में, क्योंकि सोरासिस एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। तो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेस को अगर बैलेंस करना है तो ऑब्वियस सी बात है खाना पीना अच्छा रखना पड़ता है, लेकिन लेटर ऑन वो उनको गैस्ट्रिक दिक्कतें बनाने लग जाता है, भूख कम हो जाना, इंडाइजेशन बनना। और अगर ऐसे में डाइट का सही ना पता हो कि क्या सही है क्या नहीं, तो ये कंप्लेंट्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह की परेशानियों के साथ ये लोग जूझते हैं, सफ़र करते हैं, और बस यही ढूंढते रहते हैं यार कि बस किसी तरह इनका सोरासिस ठीक हो जाए। और हम जैसा नॉर्मल इंसान, तुम्हारे जैसा हमारे जैसा, इनका दर्द और इनकी तकलीफ़ महसूस भी नहीं कर सकता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई ये बीमारी की छुआछूत की बीमारी है और इससे दूर रहना चाहिए या इसके पास नहीं आना चाहिए, ऐसा हमको तो नहीं लगा, क्योंकि हम तो जितना हो सकते थे इनके क्लोज रहे। जो भी मेडिसिन वगैरह लगानी है, लोशन वगैरह हम खुद लगाते थे, साथ में रखते थे। ऐसा नहीं है कि खाना वाना का ऐसा कोई परहेज नहीं था कि इनके कोई हमने बर्तन वगैरह अलग कर दी है, अलग खाना, ऐसा कुछ नहीं था। मैं उसको बोल नहीं पाता, मैं बोलता था नहीं, मैं ये बोलता ठीक हो जाएगा, लेकिन ये वक्त का इंतज़ार करो, टाइम का इंतज़ार करो, जब हम सही जगह पहुंच जाएंगे ना डॉक्टर के पास तो मतलब ठीक हो जाएंगे। कि जिसको भी सोराइसिस है वो तो पहले मेंटली एकदम फ्री रहें, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। होता है, मुझे भी हुआ है, लेकिन संभालना पड़ता है खुद को इसमें कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। माइंड में एकदम पॉजिटिव सोचना है कि ठीक हो जाएगा बीमारी। तो जब हमने उन फैक्ट्स के बारे में जाना डॉक्टर से, जब उनकी काउंसलिंग और उनकी मेडिकेशन के अंदर हमें वो सब चीज़ें पता चली,
तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि जितना हम डर रहे थे या जितना हम इस चीज़ को लेकर सोच रहे थे या घबरा रहे थे, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। लेकिन अब नहीं, अब समय आ गया है कि इन्हें भी सोसाइटी में इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए, इक्वल डिग्निटी दी जाए और इक्वल एग्जिस्टेंस दी जाए। अब समय आ गया है कि इन्हें खुल के जॉब करनी दी जाए। अगर लड़की को सोरासिस है तो उसकी शादी नहीं रुकनी चाहिए, अगर लड़की को सोरासिस है तो उसकी पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। और अब यही समय है कि इनकी जो जीवन की जमा पूंजी है ना, वो अब खराब नहीं जानी चाहिए। एटलीस्ट जो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना, वो सही लें और ऐसा लें जो उनको सोरासिस से ठीक करा दे, मुक्त करा दे। और इस कोशिश में हम उनके साथ हैं। और अब समय आ गया है सोरासिस विक्टिम नहीं, सोरासिस वॉरियर बन के सोरासिस को हराने का, क्योंकि ये बस सोरासिस ही तो है।